गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमिताभ गुप्ता डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यूनानी विचारधाराओं का, भौगोलिक विचारधारा का, जिसमें हमने भौगोलिक विचारधाराओं के इतिहास की बात की कि भौगोलिक विचारधारा में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद हमने भौगोलिक विचारधारा के कालक्रम की भी बात की थी कि भौगोलिक विचारधारा के का विकास कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से काल आए और उसमें हमने किन किन अलग अलग विद्वानों का भी जिक्र किया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके कालक्रम की एक बार फिर से चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले हमने जो प्राचीन काल बताया था कि प्राचीन काल या हमने भौगोलिक विचारधारा का जो कालक्रम था उसमें हमने प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन काल की बात की। तो सबसे पहले हमने प्राचीन काल की स्टडी करते हैं और प्राचीन काल में हम किसकी स्टडी करते हैं? यूनानी विद्वानों की। प्लस रोमन्स विद्वानों की। क्योंकि प्राचीन काल को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले मिस्र और फोनेशियनों का काल, इसके बाद यूनानी और रोमन्स का काल। तो अब बात आती है यूनानी विद्वानों की या यूनानियों के काल की या रोमन्स काल की। तो मित्रों, यूनानी या रोमन्स जो काल है, यूनानी विद्वानों का या रोमन विद्वानों का जो काल है, उसको चिरसम्मत काल भी कहा जाता है या क्लासिकल एज भी हम कह सकते हैं या कहते हैं। यूनानी विद्वान या रोमन विद्वानों का जो काल है उसको चिरसम्मत काल भी कहते हैं या इसको क्लासिकल एज भी कहते हैं। और इसका काल अगर हमने चर्चा की तो कालक्रम की अगर हमने चर्चा की तो उसमें हमने काल इसका बताया था लगभग 800 ईस्वी पूर्व से और लगभग 300 ईस्वी तक का काल। तो ये क्या था? यूनानी विद्वानों का और रोमन्स विद्वानों का काल। अब बात आती है कि यूनानी विद्वानों के काल को चिरसम्मत काल या क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण यूनानी विद्वानों के काल को चिरसम्मत काल या क्लासिकल एज कहा जाता है? तो मित्रों, यूनानी काल या जो रोमन विद्वानों का जो काल है उसको चिरसम्मत काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं कालों में या कहें कि यूनानी विद्वानों के कालों में या यूनानी विद्वानों ने ही भौगोलिक विचारधारा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें दी। उन्होंने भूगोल की लगभग सभी शाखाओं के बारे में हमें भूगोल विचारधाराओं के बारे में बताया। जैसे हम चर्चा करें कि भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल में उन्होंने भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान की भी चर्चा की, समुद्र विज्ञान की भी उन्होंने चर्चा की, या खगोलीय शास्त्र की भी उन्होंने चर्चा की। खगोल में अब पृथ्वी के पिंडों के बारे में, उनकी स्थिति या उनकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में भी उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने मानचित्रों का भी निर्माण किया, मानचित्रों की भी स्टडी उन्होंने की। तो लगभग भूगोल की सभी शाखाओं के बारे में स्टडी की और उस समय के काल को चिरसम्मत काल कहा जाता है। इसमें अगर दूसरी जो रीजन है वो यूनान का प्राकृतिक वातावरण, क्योंकि यूनान का जो प्राकृतिक वातावरण था वो भी यूनानी विद्वानों को क्या करता है, भौगोलिक विचारधाराओं को समझने में और उनको आगे बढ़ाने में या भौगोलिक विचारधाराओं के विकास के क्रम को आगे बढ़ाने में या उनको समझने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो यूनान के प्राकृतिक वातावरण की अगर हम चर्चा करें तो वो जो यूनान का जो प्राकृतिक वातावरण है वो इस प्रकार का है कि वहाँ यूनानी विद्वानों ने आसानी से भूगोल की अनेक शाखाओं का अध्ययन किया। जैसा कि हम बता सकते हैं कि यूनान का जो प्राकृतिक वातावरण है वो स्वच्छ आकाश, और समतल मैदान है।
तो स्वच्छ आकाश और समतल मैदान होने के कारण क्या है, वहाँ की जो खगोलीय स्थिति है उसके बारे में जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। तो यूनानी विद्वानों ने उसका पूरा फायदा उठाया, उसके प्राकृतिक वातावरण को जानने की या उसके खगोलीय स्थिति को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उसको लाभदायक हुआ। इसके बाद बात की जाए यूनान के प्राकृतिक वातावरण की, तो यूनान के प्राकृतिक वातावरण में, क्योंकि जो यूनान है वो यूनान प्रायद्वीपीय स्थिति है, यूनान की क्या है, प्रायद्वीपीय स्थिति है। और यूनान की प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण वहाँ क्या है, उनके जो निवासी थे, यूनान के जो निवासी थे, उनको नौवहन कला के प्रति प्रेम था, वो नौ संचालन करते थे। तो नौ संचालन जब करते थे तो उनकी भूगोल को जानने की इच्छा हुई, उनकी इच्छा जागृत हुई, तो वो भूगोल की अनेक बातों को जानते थे, उनके बारे में स्टडी करते थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो यूनान में क्या है, यूनान भूकंपीय पेटी में स्थित है और भूकंपीय पेटी में स्थित होने के कारण यूनानी विद्वानों ने वहाँ उत्पन्न होने वाले भूकंपों के बारे में भी जानकारी हासिल की। और भूकंप में जो यूनान है, यूनान में अनेकों गर्म जल के स्रोत हैं और ज्वालामुखी भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो गर्म जल के स्रोत और ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और इसलिए उन्होंने, यूनानी विद्वानों ने उनके बारे में भी स्टडी की। तो इस प्रकार से यूनान का जो प्राकृतिक वातावरण था वो भी यूनानी विद्वानों को, जो खगोल शास्त्र है या जो भूगोल है, तो भूगोल के बारे में उनकी जो विचारधारा है, विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। इसके बाद बात की जाए यूनानी विद्वानों की, तो यूनानी विद्वानों की भौगोलिक वातावरण को जानने की बहुत ज़्यादा रुचि थी, उनकी जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा के कारण भी उन्होंने भूगोल के विचारों को ग्रहण किया, उनको समझने की इच्छा जागृत करी और उनको भूगोल की स्टडी करने लगे और भूगोल के अलग अलग विचारधाराओं का उन्होंने विकास किया। अब बात आती है भौगोलिक विचारधारा के कालक्रम में, हम यूनानी विद्वानों की बात करते हैं कि कौन कौन से यूनानी विद्वान आए हैं जिन्होंने भौगोलिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाया है, भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में बातें की हैं। तो हम अब यूनानी विद्वानों की बात करते हैं। तो मित्रों, यूनानी विद्वानों में सबसे पहले जो आता है, जो विद्वान आता है यूनानी विद्वानों में, वो है होमर। दूसरा थेल्स, फिर एनेक्सिमेंडर, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है हेकेटियस, फिर हेरोडोटस, फिर अरस्तु, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट 7वें नंबर पर एरेटोस्थनीज की। फिर 8वें नंबर पर पोलिबियस, नेक्स्ट हिप्पार्कस और फिर पोसिडोनियस की चर्चा करते हैं।
और नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है टॉलमी। टॉलमी यूनानी विद्वान नहीं है, रोमन विद्वान है, लेकिन हम इसकी चर्चा के यूनानी विद्वानों में ही करते हैं। यूनानी विद्वानों की जब स्टडी करते हैं तो हम टॉलमी को यूनानियों के साथ में ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इनके कालक्रम है, यूनानी विद्वानों का जो कालक्रम है, और इस कालक्रम का जो क्रम है वो इस प्रकार से है, जैसे सबसे पहले होमर आता है, होमर के बाद थेल्स, थेल्स के बाद एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेंडर के बाद हिकेटियस, हिकेटियस के बाद हेरोडेटस, फिर अरस्तु, फिर एराटोस्थेनीज, फिर पॉलीबियस, हिप्पार्कस, पोसिडोनियस और टोलमी। तो इस प्रकार से ये क्या था, यूनानी विद्वानों का कालक्रम। अब हम इनकी सबकी अलग अलग स्टडी करेंगे कि होमर ने क्या बताया, भूगोल के बारे में कौन कौन सी विचारधाराएं उसने प्रकट की, थेल्स ने क्या बताया, तो इसके बारे में सबकी चर्चा अलग अलग करेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानते हैं। तो मित्रों, होमर एक यूनानी विद्वान था और इसको यूनान का पद्य कवि भी कहा जाता है। ये यूनान का क्या था, एक कवि था। यह यूनान का इसको कवि कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसने महाकाव्यों की रचना की और कविताओं की भी इसने रचना की। अनेकों महाकाव्य और कविताओं की रचना करने के कारण इसको यूनान का पद्य कवि कहा जाता था। इसके बाद अगर चर्चा की जाए थेल्स की, तो थेल्स मिलेटस का निवासी था। मिलेटस एक यूनान का नगर था और यह वहाँ का रहने वाला था मिलेटस का। मिलेटस जो यूनान का एक नगर था और यह यूनान का एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। और वहाँ का यही निवासी कौन था, थेल्स। तो थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने गणितीय या ज्यामिति की अनेकों आधारभूत प्रमेयों का जन्म दिया और उनके जन्म देने के कारण ही या आधारभूत जो प्रमेय हैं उनके आविष्कार के कारण ही थेल्स को गणित का पिता भी कहा जाता है। थेल्स को गणित का पिता भी कहा जाता है क्योंकि इसने गणित का विकास किया। इसके बाद एनेक्जिमेंडर की चर्चा करें तो एनेक्जिमेंडर भी मिलेटस का निवासी था और यह क्या कौन था, थेल्स का शिष्य था। जो थेल्स है, थेल्स का शिष्य कौन था, एनेक्जिमेंडर, और एनेक्जिमेंडर मिलेटस का ही निवासी था। और इसने भी गणित के बारे में बहुत कुछ बातें की, गणित के बारे में या ज्यामिति के बारे में बहुत चर्चाएं की। तो इसलिए एनेक्जिमेंडर और थेल्स का जो काल है, एनेक्जिमेंडर या थेल्स को गणित का पिता कहा जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से गणित का पिता कहा जाता है, थेल्स और एनेक्जिमेंडर को। क्या कहा जाता है, गणित का पिता, या कहें फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये गणित का पिता था। इसके बाद चर्चा करें हम हिकेटियस की, तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हिकेटियस को भूगोल का पिता? क्योंकि इसकी एक पुस्तक थी जेस पेरिडियोस, और इस जेस पेरियोडस में इसने क्या किया, भूगोल का वर्णन किया, यह पृथ्वी के बारे में बताया। तो
पृथ्वी के बारे में इसने विस्तार से बताया और बताने के कारण ही इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। हेकेटियस जो विद्वान था ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता था, प्रादेशिक भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है इसको। इसके बाद हेरोडोटस की चर्चा करें तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता होने के बावजूद भी हेरोडोटस की रुचि भूगोल में थी और भौगोलिक अध्ययन में थी, तो वो इसने भूगोल की जो विचारधारा है उनका विकास किया और भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में भी बातें की। हेरोडोटस के बारे में अगर और अध्ययन किया जाए तो हेरोडोटस ने भूगोल के बारे में बताया कि भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से और इतिहास को भूगोल की दृष्टि से देखा जाना चाहिए या उसकी स्टडी की जानी चाहिए। हेरोडोटस ने क्या बताया कि भूगोल की स्टडी इतिहास की दृष्टि से और इतिहास की स्टडी भूगोल की दृष्टि से की जानी चाहिए। ये बातें कौन करता है? हेरोडोटस। इसके बाद हेरोडोटस ने नील नदी का भी वर्णन किया। नील नदी में बनने वाले डेल्टा के बारे में भी हेरोडोटस ने बताया। नेक्स्ट बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। और इसकी जो अप्रोच थी वो आगमनात्मक थी या इंडक्टिव जिसे कहें। इंडक्टिव अप्रोच को अपनाता था। इसके बाद अगर बात की जाए एराटोस्थनीज की, तो एराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। क्योंकि इसने जितनी भी भूगोल की सारी चीज़ें थी उनको क्या करके लिखा? व्यवस्थित तरीके से लिखा, सिस्टेमेटिक अध्ययन किया भूगोल का, इसलिए एराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। एराटोस्थनीज के बाद में पॉलीबियस आता है जो कि भौतिक भूगोलवेत्ता था। पॉलीबियस के बाद हिप्पारकस की चर्चा करते हैं। हिप्पारकस ने 850 तारों की नक्षत्रों की चर्चा की, तारामंडलों की चर्चा की, वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। एराटोस्थनीज और हिप्पारकस को दोनों ने क्या किया? भूगोल या यूनानी विचारधाराओं के विकास को आगे बढ़ाया। इसके बाद अगर बात की जाए पोसिडोनियस, तो पोसिडोनियस भूगोलिक या भौतिक भूगोलवेत्ता का पिता, भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे टॉलमी की। तो इस प्रकार से ये क्या था? यूनानी विद्वानों का कालक्रम था और यूनानी विद्वानों के कालक्रम में हमने संक्षिप्त तरीके से देखा। अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं होमर विद्वान की, कि होमर ने कौन कौन से विचार या विचारधाराएं भूगोल के बारे में बताई। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे होमर। मित्रों, होमर को, जैसा कि मैंने अभी बताया, होमर को
यूनान का लोकप्रिय कवि भी कहा जाता था। क्या कहते थे? यूनान का लोकप्रिय कवि। और इसको यूनान का पद्य कवि भी कहा जाता था। इसको यूनान का पद्य कवि भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसने महाकाव्यों की रचना की, महाकाव्यों की रचना की और कविताओं की भी इसने रचना की। इसलिए होमर को क्या कहा जाता है? महाकाव्यों की रचना या कविताओं की रचना करने के कारण यूनान को पद्य कवि या यूनान का लोकप्रिय कवि भी कहा जाता है। अगर बात करें होमर की, तो होमर के जो महाकाव्य था, होमर के महाकाव्य की चर्चा करें कि होमर का महाकाव्य का क्या नाम था, तो होमर का महाकाव्य था इलियड और ओडिसी। इन दोनों महाकाव्यों की रचना कौन करता है? होमर। इलियड और ओडिसी की चर्चा कौन करता है? होमर विद्वान ने इलियड और ओडिसी की चर्चा की। और इस महाकाव्य में इसने ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया। ट्रोजन युद्ध के बाद इसने इतिहास के विचारों को भी इसने इसमें रखा और इसने ज्ञात विश्व के बारे में भी वर्णन किया। ज्ञात विश्व के बारे में भी इसने क्या किया? इसमें चर्चा की। तो होमर को यूनान का लोकप्रिय कवि या पद्य कवि कहा जाता है, क्योंकि इसने महाकाव्यों की रचना की और इसका जो महाकाव्य था वो इलियड और ओडिसी था। इलियड और ओडिसी में ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया गया, जो कि लगभग 1280 ईस्वी से और लगभग 1180 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। इसके बाद इसमें इसने इतिहास के विचारों को भी रखा और ज्ञात विश्व के बारे में भी इसने चर्चा की। नेक्स्ट, अगर होमर की बात करें कि होमर ने और किस प्रकार के विचारों को रखा, तो होमर ने जो पृथ्वी का जो आकार था, पृथ्वी के आकार के बारे में चर्चा की और पृथ्वी के आकार को यह वृत्ताकार मानता है। यह कह सकते हैं कि चपटी। तो चपटी और वृत्ताकार ये कौन मानता है? पृथ्वी के आकार को चपटी या वृत्ताकार मानता है। इसके बाद इसने पृथ्वी के बारे में बताया कि जो पृथ्वी है वो 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। तो पृथ्वी और आकाश को 4 स्तंभों पर टिका होने की कल्पना जो की थी वो किसने की थी? होमर विद्वान ने। कि पृथ्वी और आकाश क्या है? 4 स्तंभों पर या पिलर्स पर टिके हुए हैं। पृथ्वी या आकाश का जो अस्तित्व है वो 4 स्तंभों पर टिके रहने के कारण है। इसके बाद इसने बताया कि जो सूर्य है चार स्तंभों की इसने टिके रहने की कल्पना की। इसके बाद होमर ने बताया कि सूर्य के उदय के बारे में बताया कि सूर्य का जो उदय होता है वो महासागर से होता है और महासागर में ही छिप जाता है, अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य के अलावा भी इसने तारामंडलों के बारे में भी बताया कि तारामंडल भी सूर्य की तरह महासागर से उगते हैं और महासागर में ही छिप जाते हैं। नेक्स्ट बात करें होमर की, तो होमर ने बताया, होमर ने 4 प्रकार की हवाओं के बारे में बताया जो कि 4 दिशाओं से प्रभावित होती थी।
चार दिशाओं से या चार प्रकार की जो हवाएं थी चार दिशाओं से प्रवाहित होने वाली चार हवाओं का भी इन्होंने वर्णन किया। जिसमें सबसे पहले आता है उत्तरी हवाओं। उत्तर की हवाओं को इसने बोरस कहा, दक्षिण में नोर्स कहा, पश्चिम की हवाओं को जेप्रस कहा और पूर्वी हवाओं को ह्यूरस कहा। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं से प्रवाहित होने वाली चार प्रकार की हवाओं का वर्णन कौन करता है? होमर। बोरस, नॉर्स, जेप्रस और ह्यूरस। इसके बाद इसने इन हवाओं की स्थिति का भी वर्णन किया, इनकी किस प्रकार की हवाएं हैं। तो बोरस हवाओं के बारे में इसने बताया कि ये ठंडी हवा और तीव्र हवा है, ठंडी और तीव्र हवाएं हैं। नॉर्स के बारे में लिखता है कि ये तीव्र और आर्द्र हवाएं हैं। नॉर्स के बारे में इसने क्या बताया कि ये तीव्र और आर्द्र हवाएं हैं। ह्यूरस को इसने गर्म और मंद हवा माना और जेप्रस के बारे में इसने तूफानी हवा बताया कि किस प्रकार की हवाएं हैं, तूफानी हवाएं हैं। तो इस प्रकार से होमर ने चार प्रकार के हवाओं का वर्णन किया जो चार दिशाओं से प्रवाहित होती थी। पहला बोरस, फिर दूसरा नोर्स, फिर जेप्रस और ह्यूरस। बोरस पवनों का इसने वर्णन किया कि ठंडी और तीव्र पवनें थी। नोर्स को इसने तीव्र और आर्द्र हवा बताया। इसके बाद ह्यूरस को गर्म और मंद बताया और जेप्रस को इसने तूफानी हवाओं की संज्ञा थी या तूफानी हवाओं के बारे में बात की। अब अगर बात करें होमर की, तो होमर विद्वान ने अपने जो महाकाव्य है इलियड, ओडिसी, इसके अलावा और भी इसके महाकाव्य थे। तो उन महाकाव्यों में इसने क्या बताया? उन महाकाव्यों में इसने किसी क्षेत्र, प्रदेश के बारे में भी वर्णन किया। क्षेत्र और प्रदेश के बारे में भी इसने वर्णन किया अपने महाकाव्यों में। तो इस प्रकार से होमर ने भूगोलिक विचारधारा के विकास में अपना योगदान दिया। होमर के बाद हम पढ़ते हैं थेल्स को, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि थेल्स कौन था, कहाँ का निवासी था और उसने किस प्रकार से भौगोलिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। ठीक है मित्रों, थैंक यू।